नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस्ट में। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो कर्पूरी ठाकुर के गांव गए और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक तरह से साफ था कि जो ईबीसी वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने गिनाया कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर का जो सोशल जस्टिस था, का जो फार्मूला था, और किस तरह से उनके कदमों पर चलते हुए नीतीश कुमार ने उस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि बिहार जो है भगवान राम का यानी कि भगवान राम जो है वो बिहार के दामाद हैं, और मिथिला के लोग काफी खुश हुए जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि सीता माता इस इलाके से आती हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण और उसका जो बिहार का मैसेज है, की टेकअवे हैं, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कुछ कमेंटेटर, जिसपे कि अमिताभ तिवारी का एक डेटा है जो वहां पे उन्होंने बिहार में जाकर एक सर्वे किया है कि किस तरह से वुमेन वोट बैंक है, महिलाओं का जो वोट बैंक है, वहां पर किस तरह से नीतीश कुमार की का जो वेलफेयर मैकेनिज्म जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है डीबीटी ट्रांसफर का, उसका इम्पैक्ट क्या है। और वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के बीच में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात उस सर्वे की ये है कि 45% लोग कहते हैं कि वो एनडीए को वोट करेंगे, लेकिन उन महिलाओं में 40% महागठबंधन को भी वोट कर देंगे। यानी कि जिस वोट बैंक को नीतीश कुमार ने नर्चर किया, उसमें से 40% जो महिलाएं हैं वो महागठबंधन को भी वोट करेगी। और उसकी जो और कुछ बातें हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील सिन्हा, प्रोफेसर आईटीसी चंडीगढ़ से। इसके अलावा रविंद्र शेरन, सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पटना से, पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, यानी कि वहां के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर राजीव रंजन जी जुड़ रहे, राकेश रंजन जी जुड़ रहे हैं। तो तीनों से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण का मैसेज क्या है, और किस तरह से उस आउटरीच के जरिए जो जो बातें उन्होंने कही है, उनका निशाना कहाँ पे है, निगाहें कहाँ पे है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविंद्र जी आपसे, कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही आज के भाषण में, उस इलाके पे गए जो इलाका जेडीयू का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, पॉकेट है, और जेडीयू की जो ईबीसी पॉलिटिक्स है, उनका जो सबसे कोर डोमिनेंस ईबीसी पॉलिटिक्स में रहा है, उसके जरिए प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, जिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो क्या समझा जाए इस प्रधानमंत्री के ईबीसी आउटरीच को? जी नमस्कार शंकर भाई और सुनील भाई को और राकेश जी को भी नमस्कार। देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स का इस वक्त माहौल है उसमें बीजेपी अब कम से कम उस वो जो एक गैप फिलअप करने की कोशिश कर रही है, जो तेजस्वी यादव ने एक लंबी दौड़ लगा दी है उनको महागठबंधन ने अपना नेता बना के। अब उसको उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, क्योंकि बीजेपी या जो एनडीए गठबंधन है वो तो ये चाहता नहीं है कि नीतीश कुमार को इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया जाए, और मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं भी बड़ी कम है। तो ऐसे में जो वोट जेडीयू का कोर वोटर है वो कैसे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि ये बात लगातार बिहार के इस चुनाव में उठ रही है कि दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि एक तो चिराग पासवान का वोट जेडीयू को शिफ्ट होगा और जेडीयू का चिराग पासवान को होगा, इस पर बड़ा संशय लोगों के बीच में है। बिल्कुल, जब दूसरी से बात, 29 सीटें मिली है और खटपट हुई है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सवाल खड़ा नहीं और परंपरागत तौर पर भी आप देखेंगे, बिल्कुल। हम लोग याद करें कि जब 29 सीटें आई थी चिराग पासवान की पार्टी को, रामविलास पासवान उस वक्त थे, तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा वही बने थे। उन्होंने तब कह बिल्कुल। दिया था कि हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो तब हम्म। से लेकर आज तक, और फिर उसके बाद कई ऐसे फ्रंट्स हैं, सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और ना जेडीयू कहती है कि हमारा गठबंधन चिराग पासवान से है। उनका कहना कि हम लोग सब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, एक दूसरे के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह बड़ी पशोपेश की हालत बन जाती है कि कैसे बिना नीतीश कुमार को घोषित करे, वो भी तब जब नीतीश कुमार जो हेल्थ है, हेल्थ को लेकर के लगातार चर्चाओं में है, और उनका हम्म। स्वास्थ्य जब जब वो सार्वजनिक मंच पर जाते हैं, तब तब उनके जो हेल्थ है उस पर इश्यूज क्रिएट होते हैं, बार बार सवाल खड़े होते हैं। और ये तब है, तब की हालत है शंकर भाई, जब हम लोग एक साल पहले देख चुके कि प्रधानमंत्री ने हेल्थ के इशू को बगल के भुवनेश्वर में कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कह बिल्कुल। दिया था कि हम लोग बोर्ड बनाएंगे इसको लेकर के। और दूसरी बात यह है कि जब जो व्यक्ति प्रदेश का
मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 12 करोड़ लोगों का नेता बनने जा रहे हैं, उनका उनकी जेब का खर्चा, उनकी बीपी की दवाई जो 30 पैसे की आती है वो, उससे लेके उनकी क्रॉकरी तक हर चीज करदाता के पैसे से जाती है। तो लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि उनका हेल्थ कैसा है और वो अगले हम्म, 5 साल तक सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से इनसे ध्यान हटकाने के लिए अब वो जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये उस तरफ लेता हुआ जाता हुआ हम लोगों को इस इलेक्शन में दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे को घोषित नहीं करना भी अपने आप में जो एनडीए है उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल उसी तरीके से बंधा हुआ है जैसे लालू यादव के साथ उनका वोट बंधा हुआ है। और ऐसे में उनको घोषित ना करना कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो कि पहले से ही कंफ्यूजन है। और पहले से ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अमित शाह ने, जब वो कहते हैं कि भाई सब विधायक जो है वो चुन लेंगे इकट्ठा बैठ के। तो मुझे लगता है ये जो विधायकों वाला बयान था अमित शाह का, ये बयान, मैं तो इसको उस तरह का बयान देख रहा हूं शंकर भाई, जो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को रिव्यू करने को लेकर दे दिया था। ये उसी तरह हम्म। का डैमेजिंग बयान मुझे दिख रहा है। और अब उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए उसके लिए प्रधानमंत्री भी लगे हैं, उसके लिए गृह मंत्री भी लगे हैं। और नीतीश कुमार कोई भी सार्वजनिक मंच पर अभी तक उस तरीके से दिखे नहीं है। ना हम लोगों ने उनको जो शीट शेयरिंग की मुजाकरात हुई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत हुई, कहीं नीतीश कुमार शामिल नहीं है, कहीं पर भी वो उनकी हाजिरी नहीं हुई। कुछ सार्वजनिक मंचों पर जरूर देखे गए हैं, लेकिन टिकट शेयरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की जो बातें हुई उसमें वो नहीं थे। केवल ये खबरें आती रही हैं कि वो गुस्सा है। एक बार जो सार्व पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा वो बने, वो जब 15 मिनट की बैठक अमित शाह के साथ हुई, उसके अलावा इस पूरी जो चर्चा इलेक्शंस की हुई है उसमें नीतीश कुमार केवल भाषण देते दिखे हैं, या फिर ऐसे उनका हरकतें उनकी वजह से उनके उनकी तरफ से हो गई हैं जो कि मजाक का कारण बनी है, या फिर उनकी सेहत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो उनसे कैसे ध्यान हटाया जाए, तेजस्वी जो थोड़ी सी लीड लेते हुए दिख रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, पूरी पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री की आज मुझे यही दिखी। जी शंकर भाई। सुनील सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि एक सर्वे का मैं जिक्र कर रहा हूं कि अमिताभ तिवारी एक पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट कमेंटेटर हैं। उन्होंने बिहार की महिलाओं के बीच में जो नीतीश कुमार की कोर कंस्टिट्यूंसी है, साइलेंट वोटर, उनके बीच में जाके उन्होंने सर्वे किया, जिस डेटा के हिसाब से महिलाओं के बीच में महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। यानी कि 25% महिलाएं मानती हैं कि इन्फ्लेशन एक बड़ा इश्यू है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, 21% महिलाएं मानती हैं कि वो एक बड़ा इशू है। लेकिन उस डेटा के हिसाब से महिलाएं ये भी कहती हैं कि जो उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 45% महिलाएं एनडीए को वोट करेंगी, 40% महिलाएं एमजीपी को यानी कि महागठबंधन को वोट करेंगी, और 42% जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वुमेन हैं, वो उस वेलफेयर मैकेनिज्म के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट देती हैं। केवल 17% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि बीजेपी की जो मजबूरी है नीतीश कुमार को साथ रखने की, वुमेन वोट बैंक ट्रांसफर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कराते हैं, और महिलाएं ये कह रही है कि वो केवल 17% क्रेडिट दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जबकि 42% जनता जो है नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रही है। लेकिन इससे जुड़ा सवाल है कि जिस तरह से रशिया और जिस तरह से तेल की कीमतों और का जो पूरे इन्फ्लेशन को लगता है कि आपका उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के चुनाव पे, और ये जो वुमेन फैक्टर जो महंगाई को एक इशू मान रही है, उसको कैसे आप, इंटरप्रिटेशन आपका क्या है? देखिए, जो आर्थिक मुद्दे हैं, हम्म। चाहे वो रोजगार से जुड़े हो या इन्फ्लेशन से जुड़े हो, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्टर होते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं या जो रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, उनको इलेक्शन में प्राथमिकता मिले, या जो और मुद्दे हैं, चाहे वो रिलीजियस लाइन पे हो या कास्ट लाइंस पे हो, उनको प्राथमिकता मिले। बिहार के इलेक्शन में अक्सर ये देखा गया है कि जो अ, आर्थिक मुद्दे हैं वो उभर कर सामने तो जरूर आते हैं, परंतु अल्टीमेटली जब वोट देने की बारी आती है तो तो वो जाती है। कहीं ना कहीं वो आर्थिक मुद्दे जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं, और जो दूसरी समीकरण है वो आगे आ जाते हैं। और इस समय भी जो स्थिति है
वो कम, क्योंकि अगर आप ये देखें कि पिछले इलेक्शन में भी तेजस्वी जी ने इस मुद्दे को, खास करके बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत आगे रखा था, और एक तरीके से उनका पूरा चुनावी जो प्रचार था वो बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर था। परंतु फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इस चीज की रेजोनेंस तो थी, पर वो वोटों में तब्दील नहीं हुए। तो इसलिए मैं अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, या जो रोजगार का मुद्दा है, या महंगाई का मुद्दा है, वो किस हद तक जो है वो इलेक्शन की वोटिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब आप काफी कह रहे हैं कि लोग मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो वोट करने जाएंगे तो वही जाति वाला जो फैक्टर है बिहार में, या कास्ट डोमिनेंस, उसके आधार पे लोग अपनी राय बनाते हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, परंतु वो समीकरण जो है वो अभी तक मेरी समझ से पूरी तरीके से टूटा नहीं है। और जिसकी वजह ये है कि लोगों के अपने अपने जो है वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है। जैसा कि अभी आपने कहा, जेडीयू का अपना वोट बैंक है, उसी तरीके से जो महागठबंधन है उसका अपना जो है वोट बैंक है। तो उसमें जो बात आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने नहीं आता है, तो जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए ये जो है एक किस्म का सेटबैक हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे जो ये गठबंधन है एनडीए, उसके लिए उसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। कई लोग जो है उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने एक टाइम ऐसा था कि जब जंगल राज जिसे कहा जाता था उससे बिहार को निकालने में एक अहम भूमिका अदा की है। स्कूल में लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, तो उन्होंने वो साइकिल देने की व्यवस्था की। और अब जब महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात आ रही है तो वहां पे भी उनको जो है पैसे ट्रांसफर करके उनका उनको अपनी तरफ आकर्षित करने हम्म। की बात हो रही है। तो ये जो चेहरा है अपने हम्म। एनडीए का, अगर वो सामने नहीं आता है नीतीश कुमार का, तो ये एक सेटबैक हो सकता है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उन्होंने अपना चेहरा सामने कर दिया है। तो अब ऐसे ठीक में है। देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इवेंचुअली जो है वो क्या होता है, आर्थिक मुद्दे जो हैं वो अहम रह पाते हैं, या घूम फिरकर समीकरण एक बार फिर जातिवाद पे या और दूसरी जो समीकरण है उनके ऊपर चला जाता राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप तो बिहार में बैठे हैं, बिहार के गांव में बैठे हैं बेसिकली इस समय, छठ को पूजा को मनाने के लिए। प्रधानमंत्री के आज के भाषण का कोर मैसेज आपको क्या समझ में आता है? और दूसरा सवाल, जैसे कि अश्विनी कुमार ने, जो टाटा सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, जो उन्होंने वो बातें जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी को कल्टीवेट किया है बिहार में। और कई बार जब हम गांव में, बिहार के गांव में जाते हैं तो एक ही फैमिली में जो पति पत्नी है, पति की राय अलग है, वो विरोध कर रहा होता है नीतीश कुमार को, लेकिन जो पत्नी है, उसकी जो बहन है, जो फीमेल मेंबर है, वो नीतीश कुमार का कोर सपोर्टर है। और शायद इसलिए 2020 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार, जो बिहार की पॉलिटिक्स में कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं फैक्टर हैं, चाहे कोई भी इधर उधर हो जाए लेकिन नीतीश कुमार कांस्टेंट है, उसकी सबसे बड़ी वजह है वो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी जो नीतीश कुमार ने कल्टीवेट की है। जी जी। जो प्रधानमंत्री जी का आज पहला भाषण हुआ इस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, मुझे तीन चार चीजें लगी उस भाषण में। एक तो कर्पूरी ठाकुर जी पर फोकस किया। इस फोकस का मतलब ये था कि कर्पूरी जी जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और बिहार में जो रिजर्वेशन की शुरुआत की गई वो कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा की गई। और कई बार बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं, या फिर आरजेडी कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरक्षण को छीनना चाहते हैं। तो स्पष्ट मैसेज था प्रधानमंत्री का कि हम आरक्षण को छीनना नहीं चाहते हैं। कर्पूरी जी के जो विचार है उन्हीं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, कि जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं तो जंगल राज वाली बात फिर से याद दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 17 बार जंगल राज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया या और वो नाम सबकी फ्लैश लाइट, मोबाइल की लाइट वाइट भी ऑन कराया उन्होंने। दिया। हाँ, उन्होंने भी जलवाया।
तो स्पष्ट था कि बिजली अब आ गई। देखिए अब फ्लैश लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, एक समय ललटेन जलाने की जरूरत पड़ती थी। और 20 साल पहले जो जंगल राज था, अगर आप तेजस्वी जी को बैकअप करते हैं, उनके वोट देते हैं, फिर से वो जंगल राज की वापसी हो जाती थी। एक तो ये बार बार उसको याद दिलाया जाता है, जब भी इलेक्शन होते तभी याद दिलाया जाता है। जैसे आज 25-30 साल पहले कांग्रेस के जमाने में जब इलेक्शन होते थे तो पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ये बातें चलाई जाती थी, वही चीजें दोहराई जाती है। तीसरा, उन्होंने यूथ पर फोकस किया, महिलाओं पर। महिलाओं के संदर्भ में एक नीतीश कुमार का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है महिलाओं में। और जब भी हम लोग महिलाओं की बात करते हैं ना, तो महिलाओं को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं बिहार की महिलाओं को। एक अपर कास्ट की महिलाएं, जो अपर क्लास की महिलाएं हैं। दूसरा मीडियम इनकम ग्रुप की महिलाएं। और तीसरी लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं। जो अपर कास्ट या अपर क्लास या अपर इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वोटर नहीं है। वो अपने किसी मेल सदस्य, अपने भाई के कहने पर, अपने फादर के कहने पर, अपने हस्बैंड के कहने पर वहां पेट्रियार्की डोमिनेट कर जाती है और महिलाएं स्वतंत्र वोट नहीं कर पाती। जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं ना, उन्हें अच्छी खासी नौकरियां इधर मिली है, खासकर वो शिक्षिकाएं बहुत बनी है। तो एक तरह से उनमें थोड़ा बहुत डेवलप हो गया, वो नीतीश कुमार को वोट सपोर्ट करती है। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, जिसमें जीविका दीदी भी आ जाती हैं, सेल्फ ग्रुप चलाने वाली महिलाएं, या वैसे महिलाएं जो बहुत ही छोटे छोटे रोजगार को करती हैं, उन्हें वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, वो नीतीश कुमार की पक्की सपोर्टर है। और ये लोअर इनकम ग्रुप की जो महिलाएं हैं, ये अपने हस्बैंड उनके तो रहते नहीं है, अपने घर की मुखिया भी है, तो एक तरह से वो डिसाइड करती है कि हमारा वोट किसे जाना चाहिए, और वो करती है। तो महिलाओं में एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और इस स्ट्रांग होल्ड को और कंटिन्यू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखा है। अभी आप एक सर्वे की चर्चा कर रहे थे। सर्वे में ये आया था कि 60% महिलाओं ने कहा कि वो एनडीए वोट करेंगे, और 40% महिलाओं ने कहा कि वो महागठबंधन के साथ चलेंगे। अब उसमें देखना होगा ये 60% महिलाएं किस ग्रुप की है, और वो 40% जो महिलाएं हैं वो किस ग्रुप से है। ऐसे जब भी ये सर्वे आते हैं, बिहार में सर्वे जब भी हुए हैं, तो ये देखा गया है कि कोई कास्ट अगर किसी पार्टी को, खास पार्टी को वोट देता है, तो दो, एक तो यादव और कुर्मी को छोड़कर अन्य दूसरी जातियों के जो वोट है ना, वो 60% ज्यादा किसी को नहीं जाते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि वो कास्ट उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जैसे आप अगर भूमियारों की बात करें, आप ब्राह्मणों की बात करें, तो ये वोट लगभग 60% वोट ही बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो पूरा वोट जा रहा है। तो 60% प्लस वोट का मतलब है कि सारी की सारी महिलाएं, लगभग वो परसेंटेज महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इस रूप से महिलाओं का भी नाम लेते हैं। युवाओं को उन्होंने ये देखा गया कि तेजी जी ने जो फोकस किया है वो रोजगार पर किया है, और वो युवाओं को तोड़ना चाह रहे थे। तो युवाओं पर फोकस किया प्राइम मिनिस्टर ने। और तो ये स्पष्ट था कि तेजस्वी जी की जो नैरेटिव बनाई गई है, उस नैरेटिव को प्राइम मिनिस्टर तोड़ना चाहते हैं। तो ये मुझे लगती है 5-6 चीजें हैं। और एक मैसेज और मुझे जो लगता है, अभी जो सुनील सर चर्चा कर रहे थे जिस पर, या उसके पहले भी चर्चा हो रही थी, कि नीतीश कुमार को अभी तक नेता नहीं डिक्लेयर किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर को एहसास हो रहा है कि शायद हम लूज न कर जाए, वैसे वैसे वो नीतीश कुमार को एक नेता के रूप में वो घोषणा धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। वो ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो चीजें सामने आ जाएंगी जब ये एनडीए भी नीतीश कुमार को नेता घोषित करेगा। क्योंकि एनडीए पास कोई चारा नहीं है। चारा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आप जो सीटों का वो देख रहे हैं, डिवाइड किया गया है, उसमें 65 सीटें ऐसी है, 65 सीट, जहां पर आरजेडी और जदयू का मुकाबला है। ये 65 सीटों में कुछ जदयू को जाएंगे, कुछ आरजेडी को जाएंगे। तो ये 65 सीटें स्पष्ट है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ये स्पष्ट है वो 65 सीटें नहीं जाएंगी। वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं 65 सीटें, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। तो ऐसे में रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारे लोग, जो एनालिस्ट हैं, टिप्पणीकार हैं, वो भी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम की बात हुई कि भाई मुकेश सहनी होंगे, एक डिप्टी सीएम और होगा। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरजेडी या फिर महागठबंधन एक डिप्टी सीएम मुस्लिम कम्युनिटी से घोषित कर देती, और एक डिप्टी सीएम अगर अपर कास्ट से, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, क्योंकि आप घोषित करते तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती, क्योंकि मुसलमानों में मैसेजिंग करने के लिए, जो कि आरजेडी के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है, और अगर आप अपर कास्ट से नहीं करते हैं तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो शायद ट्रांसफर ना हो, क्योंकि बिहार जैसे जहां पे कास्ट की जो फॉल्ट लाइन है वो इतनी रिजिड है
कि जो कांग्रेस को जो वोट अपर कास्ट का मिलता है, जो ब्राह्मण वोट मिलता है या दूसरी कम्युनिटी का मिलता है, वो शायद ट्रांसफर ना हो, क्योंकि वो एक यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शायद वोट ट्रांसफर नहीं करेगा, फिर वो बीजेपी या प्रशांत किशोर को वोट करेगा। तो आपको लगता है कि 3 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला होना चाहिए था आइडियली, जिससे कि वो तमाम दूसरी सोसाइटी को भी कैटर कर सके? आपकी बात बिल्कुल ठीक है शंकर भाई, और मुझे लगता है ये होगा। हम्म। अभी जो खबरें आ रही है ना वो यही है कि फेज वाइज महागठबंधन भी अपने फेज वाइज डिक्लेयर करेगा। शायद हम्म। अगले सप्ताह में किसी एक व्यक्ति का नाम घोषित करेगा उप मुख्यमंत्री के लिए, और उसके बाद एक और करेगा। इस तरह की हम्म। चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि हम्म। इस स्ट्रेटेजी पर वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, अच्छा खासा मोमेंटम महागठबंधन का बना था जब वोट यात्रा राहुल गांधी बिल्कुल ने निकाली बिल्कुल। थी। लेकिन उसके बाद बीच में जो गैप आया उसमें काफी पिछड़ता हुआ वो दिखाई दी। हम्म। लेकिन अभी कम से कम उस अपने मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और हम्म। उसको रीगेन करने के बाद अब अगर वो थोड़ा सा माइलेज हासिल उनको हुआ है, तो ऐसे हम्म। में शायद ये उनकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस की बात है कि वो एक एक करके इस अपने आप को जिंदा रखें इस पूरे कैंपेन में, क्योंकि बीजेपी के सामने कैंपेन करना बड़ा मुश्किल काम है। और खासतौर हम्म। पर आज के जमाने में जब सोशल मीडिया से लेके और टेलीविजन प्रचार तंत्र पर बीजेपी का पूरा कब्जा दिख रहा है एक किस्म से हमको, ऐसे में हम्म। अगर नई नई चीजें आप घोषणा करने के लिए लेके नहीं आएंगे तो जाहिर आप पिछड़ जाएंगे। तो शायद उसी लिए ये तय किया गया है कि धीरे धीरे करके चुनाव जब नजदीक आएगा तो एक एक करके नाम की घोषणा की जाएगी, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम अपना बना पाए। क्योंकि ये चर्चाएं आम होने लगी थी शंकर भाई, पत्रकारों में भी हर जगह, कि हम्म। अब बीजेपी ने अपना रास्ता जीत की तरफ बढ़ा दिया है और महागठबंधन बहुत पिछड़ गया है। और वो बिल्कुल। बिल्कुल ये आमतौर पर हर टेलीविजन स्टूडियो में हम भी आप भी जाते थे तो हम लोग सुनते थे ये बात कि भाई अब तो बारी चली गई, अब तो इस चुनाव में कुछ बचा नहीं है, और अब तो नथिंग डूइंग, अब तो बस बीजेपी जीतने वाली है और जेडीयू की सरकार, नीतीश और बीजेपी की सरकार दोबारा बनने वाली। लेकिन अब कम से कम ये दिख रहा है कि महागठबंधन ने जब से घोषणा की है और सब लोगों ने एक यूनाइटेड फेस पोज किया है, तब से लेकर के अभी तक माहौल ऐसा बन रहा है कि ये लोग वापस आए हैं। और देखिए, एक बात तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई जो मुस्लिम यादव समीकरण की हम लोग बात करते रहे हैं, उसके लिहाज से तो वोट स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ही है। आरजेडी का हम्म। एक अच्छा खासा बेस तो है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसमें एक वीक कड़ी की तरह काम करती रही है। इस बार कांग्रेस अगर कुछ मोमेंटम गेन कर पाएगी, पिछली बार भी देखिए बड़ी हार जीत लंबी चौड़ी नहीं थी, 22,000 बिल्कुल। वोट का मामला था। तो उस वोट को अगर जिस तरह से जो मुद्दे उठाए हैं तेजस्वी यादव ने, युवाओं को आकर्षित करने वाले मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे अगर जनता के बीच उसी तरीके से पहुंच गए जैसे कि इन्होंने पिछले 5-6 साल से वो मुद्दे उठाए हैं, तो फिर देखिए इनके लिए संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। और बीजेपी के पास जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा था नीतीश कुमार के चेहरे को घोषित ना करने की वजह से, वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक जैसा उनके पास अभी उनको फील हो रहा है। और ये बात सही है कि देखिए महिलाओं के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अपने को एक बात और शंकर भाई देखने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हम्म। महिलाओं की जो स्थिति में सुधार हुआ है, चाहे तो वो हम्म। रिजर्वेशन नीतीश कुमार ने सबसे पहले महिलाओं को दी हो लोकल गवर्नमेंट में, सरपंच जो है वहां तो मुखिया बोलते हैं, मुखिया महिलाएं जो है वो 50% रिजर्वेशन है, और कुल मिलाकर 6-7% ज्यादा बन जाती हैं उससे। तो 56-57, कई जगह तो 60% तक भी महिलाएं जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और वही स्टूडेंट्स का, गर्ल स्टूडेंट्स जो है उनको साइकिल दी है। लेकिन वो अब 10 साल पुरानी बात हो गई, 10 साल से वही प्लैंक चल रहा है। तो हम्म। मुझे याद है 2015 के चुनाव में भी जब हम गए थे तो साइकिल वाली स्टोरी खूब की थी। तो हम्म। अब वो हो गए 10 साल, उसको एक लंबा अरसा हो गया है। हम्म। अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उससे आगे बढ़कर नीतीश कुमार अब क्या दे पाएंगे। पिछली बार उन्होंने शराबबंदी भी कर दी थी, वो शराबबंदी वाला भी बात खत्म हो गई। हालांकि वो बात केवल एक जगह उन्होंने किसी रैली में कह दी थी, पर उस वादे को पूरा किया, तो उससे हम्म। नीतीश कुमार को वाकई बेनिफिट हुआ। अब सवाल यह है कि नया नीतीश कुमार अब क्या दे पाएंगे। और फिर बार बार मुझे देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है शंकर भाई की, हम्म। जब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएंगे, नीतीश कुमार का स्टाइल देखिए हम सब ने देखा है कि वो पिछले 2-3-4 इलेक्शन जो हुए हैं लोकसभा विधानसभा मिला के, उसमें इंटरव्यूज देते नहीं है ज्यादा। बिल्कुल, पत्रकारों को वो अपने इंटरव्यू साथ देना उन्होंने हेलीकॉप्टर में बंद लेके कर दिया एक बंद समय कर के दिया। बाद। हम्म। हाँ, तो वो बाकी सब लोग तो अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं जर्नलिस्ट को, लेकिन वो लेके नहीं जाते। अब हम्म। उनका जो डिस्कशन है, उनका जो जनता के साथ बातचीत होती है वो मंच से होती है। अब हम्म। सवाल ये उठता है कि मंच पर क्या अपने आप को नीतीश कुमार पहले की तरह स्थापित कर पाएंगे एक नेता के तौर पर, या फिर जो उनकी गिरती सेहत है वो उसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा। अभी तक वो मोमेंटम उनका बना नहीं है जिस तरह का हम्म। नीतीश कुमार को हम लोग देखते थे
वो दोनों चुनाव में जब मैं पटना में था तो सवेरे निकलते थे वो हेलीकॉप्टर से, सारे नेता निकलते थे हेलीकॉप्टर से सवेरे, लेकिन मुख्यमंत्री थे तो उनको शाम को वापस लौटना पड़ता था। अब वो लगभग हर बार रोज वापस लौट के आते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब वो उतनी मजबूती के साथ कैंपेन कर पाएंगे क्या? अपना जो उनका कोर वोटर है उसको एड्रेस कर पाएंगे क्या? अब जाति के हिसाब से नीतीश कुमार की जाति तो बड़ी है नहीं, वो तो बहुत छोटी संख्या में है, 1.5-2% बताते हैं बिहार में है। तो उनको तो जरूरी है कि बाकी सब जातियों के बीच में वो जाएं और अपनी बातें उनके सामने अगर रख पाएं जिस तरीके से वो रखते रहे थे, या फिर उनको पुराने नीतीश कुमार से या पुराने नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मुझे लगता है चुनाव की जो पूरी धुरी है अब वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि ये बात तो जनता के बीच पहुंचाने में महागठबंधन और मीडिया कामयाब रहा है, या कम से कम कामयाब होता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की बहुत थोड़ी संभावना है। और वो एकनाथ शिंदे के रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। अगर बीजेपी उनको घोषित नहीं करती है तो वो बिल्कुल एकनाथ शिंदे बनेंगे, और इस बात से बाहर निकालना अब एनडीए की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच में ये भरोसा दे पाए कि भैया वो शिंदे नहीं बनेंगे, वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तब मुझे लगता है कि संभावना रहेगी, नहीं तो नीतीश कुमार का जो अपना वोट था कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत होने वाली फिलहाल दिखती हुई मुझे तो नजर आ रही है। जी भाई साहब। राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कई बार जब हम बिहार के गांव में घूमते हैं, पिछले 3-4 दिनों में कई सारे मैं गांव में गया, वहां पे जब लोगों से बात की तो कई बार ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ का, हम मीडिया के नैरेटिव में बात करते हैं, टेलीविजन चैनलों पे बात करते हैं और रील्स बनाते हैं कि नीतीश कुमार को तो अब याद नहीं रखता, वो किसी को और को माला पहना देते हैं, लेकिन ये ज्यादातर अर्बन फिनोमेना दिखता है। गांव में जो लोग हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो कैश ट्रांसफर या डीबीटी या नीतीश कुमार की जो वेलफेयर पॉलिटिक्स का फायदा मिला है, वो उसका कहीं ना कहीं एक साफ रिफ्लेक्शन दिखता है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो पिछले 20 सालों से गद्दी पे बना हुआ है, 3% का नेता है, लेकिन उसके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 सालों में तो इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो जानी चाहिए थी कि जनता उखाड़ फेंकती, लेकिन तब भी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों से आप पूछिए तो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने काम तो किया है जी। महिलाओं से पूछिए तो वो तो बिल्कुल उनकी भक्त हैं। तो आपको लगता है कि कई बार हम अर्बन फिनोमेना के तौर पे इसको शहरों में हमें लगता है कि ठीक है, नीतीश कुमार की एक एज हो गई है, भूल रहे हैं, माला किसी और को पहना रहे हैं, लेकिन जो रूरल वोटर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ अब भी खड़ा है। ये बिल्कुल आपकी बात में काफी हद तक सत्यता है। आप जब बिहार की पॉलिटिक्स को देखेंगे ना तो आपको दो बिहार नजर आएंगे, एक शहरी बिहार है और एक ग्रामीण बिहार। और शहरी बिहार और ग्रामीण बिहार के वोटिंग पैटर्न में, वोटिंग बिहेवियर में बहुत अच्छा खासा अंतर हो जाता है। जो शहरी बिहार है वो मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, वो सोशल मीडिया को देखता है, लेकिन जो महिलाएं जो नीतीश कुमार की कोर वोटर है वो सोशल मीडिया में बहुत कम हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं बिहार में ऐसी मिलेंगी आपको जो कभी मोबाइल चलाती नहीं है, छोटे वाला फीचर फोन रखती है, वो स्मार्टफोन रखती नहीं है। तो वैसे में वो उन सब तस्वीरों को नहीं देखती है, बस वो देखती है कि हमारे यहाँ कितना कैश ट्रांसफर हुआ। आजकल गले में फोन लटकने लगा है उनका, वो जो मोबाइल होता है वो गले में लटका के हाँ वो कुछ कुछ वो सिंबॉलिक वो चीजें सब धीरे धीरे आने लगी हैं, लेकिन मास पैमाने बात करेंगे ना तो ऐसा होता नहीं है। आपके घरों में जो मेड काम करती है, गांव में जो खेतों में काम करती है ना, वो इन सब चीजों से वाकिफ नहीं रहती है कि हेल्थ वाला क्या इशू है। तो निश्चित है वो डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर हो रहा है ना वो अभी भी उनके साथ है। प्लस इधर जो बहालियां की गई है पिछले आप 10 वर्षों में देखेंगे कि रिजर्वेशन से आगे बढ़ के एक तिहाई आरक्षण दिया गया। तो आप पटना में जाएंगे या छोटे छोटे जिलों में जाएंगे, अनुमंडल में जाएंगे तो सिर्फ महिला पुलिस ही नजर आपको सामने आएंगी। कम कम उम्र की लड़कियां हैं वो महिला पुलिस की वेश में रहती हैं, वो नजर आती हैं। आप अगर स्टेशन पर जाते हैं छोटे छोटे जगहों पर देखेंगे खाली महिलाएं शिक्षिकाएं ही भरी हुई है। उन्हें हेल्थ वगैरह से इशू नहीं है, उन्हें बस ये मतलब है मुझे वेतन तो सही ढंग से मिल पा रहा है। तो वो नीतीश कुमार की वोटर पहले भी थी और आगे भी वो वोट डालेंगे। अब तेजस्वी इन्हीं में से कुछ को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो शायद टूट नहीं पा रहे, उतने कामयाब होते हुए दिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, इधर एक एज उन्होंने लिया था कि चलो भाई सीएम कैंडिडेट उनको घोषित कर दिया गया, एक एज उनको आ रहा था। फिर भी मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की रैलियां आगे बढ़ती चली जाएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंचों से आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब वो एज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और मिनिमाइज हो जाएगा। और पिछली बार भी सर डिस्कशन हो रहा था तो हम लोग इस बात को कह रहे थे कि ठीक है विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन अलग अलग होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी 243
सभी 545 जगहों से लड़ते हैं लोकसभा के इलेक्शन, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पर नीतीश कुमार सामने आ जाते हैं, तेजस्वी सामने आ जाते हैं। तो वोटिंग पैटर्न में तो होता है, फिर भी 10% का जो वोट गैप है, लोकसभा 2024 में 47% वोट एनडीए को मिला, और आरजेडी को और कांग्रेस कंबाइंड को कितना मिला, 37%। इस 10% वोट गैप को भरना आसान नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बिहार में फ्लोटिंग वोटर सिकुड़ते चले जा रहे हैं। आज से अगर 10 साल पहले आप सर्वे किए रहते तो आपको अच्छे खासे 30, 35, 40% लोग मिल जाते हैं जो कहते थे अभी हमने डिसाइड नहीं किया किसे वोट डालेंगे, हाँ इलेक्शन के दिन हम डिसाइड करेंगे, एक दिन पहले हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आप आज सर्वे करेंगे तो लगता है जैसे 15-20% लोगों को छोड़कर सबने डिसाइड कर लिया है कि वो एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं ना, ये तुरंत वो इधर से उधर पलटते रहते हैं। तो वैसे वोटर्स कम है, तो मुझे लगता है कि एज क्लियर एज है एनडीए के पास अभी भी, इतना भी नीतीश कुमार का एज इशू है। बिल्कुल। सुनील जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो फेयर की जो पॉलिटिक्स है, इसको भी हर एक किसी ने अडॉप्ट किया है, सेंटर ने भी अडॉप्ट किया है, लेकिन नीतीश कुमार उसमें पायनियर रहे हैं। यानी कि 2005 में ही उन्होंने उस वेलफेयर की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी थी। नवीन पटनायक हो सकता है कि 2-3 साल और पहले उन्होंने शुरू की हो, लेकिन आपको लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न और जो मतदाता जब वोट करने जाता है, क्योंकि मैं कल एक किसी कॉलेज में गया हुआ था और वहां पे जो यंग लड़के थे उनसे मैंने पूछा, तो यंग लड़कों ने में काफी नाराजगी थी नीतीश कुमार को लेकर। तो मैंने पूछा क्यों नाराज हो, तो उन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो सब कुछ महिलाओं के लिए किया है, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है। तो नीतीश वो जो उनकी नाराजगी थी वो एक दूसरा सच भी कहती है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने एक लॉयल कैप्टिव वोट बैंक बनाया है। आपको लगता है कि वोटिंग प्रेफरेंसेस जो वेलफेयर पॉलिटिक्स की, जो इस समय कई सारे लोगों ने कहा कि जब 10,000 कैश ट्रांसफर हुए, यानी कि बिहार में उसको कह रहे हैं 10,000, 10,000 जो इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, या फिर तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट की है कि भाई वो सबको सरकारी नौकरी देंगे, वो कहीं ना कहीं उस कैप्टिव वोट बैंक में डेंट मारेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हैं, वो नीतीश कुमार को वोट करती हैं। लेकिन अगर क्या उनको लगेगा कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी दे देंगे, उन्हें परमानेंट कर देंगे, जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो क्या उसमें फूट डलेगी, या फिर ट्रस्ट फैक्टर काम आएगा कि जो सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, जो पहले से ही कैश ट्रांसफर कर रही है, उस पर ज्यादा वो भरोसा करेंगे? देखिए, एक चीज जो अक्सर कही जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है। हम्म। तो जहां तक वेलफेयर स्कीम का सवाल है, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम्म। वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो चलाई गई हैं भारत देश में, और तमाम राज्यों में, और बिहार में भी हमने उसका कई तरीके से और कई प्रारूप देखा है। अ, चाहे वो आरक्षण के तौर पे हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पे हो, चाहे पिछड़ों के नाम पे हो, तमाम चीजें हैं। जो फर्क आज से 20 साल पहले और आज में हो रहा है वो ये है कि आज जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से बेनिफिट जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो ये 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात हो, आज से 15 साल पहले अगर आपने यही बात की होती तो पक्का था कि वो 10,000 रुपये बेनिफिशियरीज तक पहुंच नहीं पाते। पर हम्म। आज वो डीबीटी की वजह से पहुंच जाते हैं। तो वो टेंजिबल जो है ना, वो सामने लोगों को दिख रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट में वो पैसा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी वादा आपने किया है या जो भी प्लैंक लेकर के आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पिछले तमाम जो भी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनसे बेहतर है। हम्म। अब एक चीज तो ये है कि जो उन्होंने कहा वो किया, और वो सफल भी रहा, इसे नहीं कि वो नीतीश कुमार जी ने किया है, वो हम्म। इसलिए कि टेक्नोलॉजी या और भी जो तमाम चीजें हुई हैं उन उन चीजों ने आपको इस तरीके से एम्पावर किया कि जो मिडिल मैन हैं या जो बीच में लोग आते हैं उनको आपने कट करके सीधा बेनिफिशियरीज तक पहुंचा दिया। तो वो चीज लोगों को दिखती है।
आपने हम्म। साइकिल दी वो दिख रही है, आपने जो है जो भी डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर किया वो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ऐसे में ये चीज जो है वो अभी भी वोटरों के दिमाग में बहुत हावी रहेगी, इस चुनाव में भी हावी रहेगी। परंतु जैसा मैं कह रहा था कि उसका फायदा जो है एनडीए को तभी मिलेगा जब नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने होगा। अगर वो चेहरा सामने नहीं होगा तो लोगों के दिमाग में एक असमंजस की स्थिति होगी कि जो भी नया चेहरा आता है एनडीए की तरफ से, क्या वो वही चीज कर पाएंगे जो नीतीश जी ने किया। क्योंकि ये हर चीज जो है ना, नीतीश जी के इम्प्लीमेंटेशन या उनकी जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने अपने 15-20 साल के राज्य में चीफ मिनिस्टरशिप की है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। इसलिए वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट, या जैसा कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों को सरकारी नौकरियां दे देंगे, तो दे देंगे। आपका पहले क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? आपको पहले भी तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, हम्म। चाहे जिस भी स्थिति में रहे, आप जब भी रहे तो लेकिन उसमें तो वो आपको। कहते हैं कि उनकी वजह से ही इतनी सारी नौकरियां मिली, क्योंकि नीतीश कुमार पे उन्होंने दबाव डाला और जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने वो नौकरियां दी। तो तो वो वही कहते हैं कि बात, मेरा ट्रैक। जी जी, पर वही है ना कि बात यह है कि आपने भी कहा, नीतीश कुमार जी ने भी कहा, लोगों ने हम्म। विश्वास किस पे ज्यादा किया। हम्म। कहने का मतलब यह है कि आपके कम्युनिकेशन में या आपके जो हम्म। कहने का अंदाज है उसमें शायद कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए लोगों का भरोसा नीतीश कुमार जी पे ज्यादा है और आप पे कम है। तो अभी जो हम्म। आप नौकरियों का वादा कर रहे हैं वो किस हद तक आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसका कोई पक्का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि सरकारी नौकरियां एज सच जो है पूरे देश में जहां भी आप जाएं वहां पे घट रही हैं, वो बढ़ नहीं रही। हम्म। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ऑलरेडी नौकरियां हैं उनको आप फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो वैकेंसीज हैं उनको अगर आप फिलअप करेंगे तो जाहिर सी बात है नौकरी हो सकती है। पर इन सब चीजों में मैं थोड़ा सा ये एंगल डालने की कोशिश करूंगा कि नौकरियां अगर हैं भी, तो अगर आप उनको फिलअप करने की भी कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से जो सरकार के फाइनेंसेस के ऊपर जो दबाव पड़ता है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। हमने अक्सर हम्म। देखा, कई राज्यों में देखा है कि लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब हम्म। इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो जब वो अपने राजकोषीय घाटा या और भी जो तमाम रेवेन्यू जनरेशन के जो साधन है उनकी तरफ जब आप उठा के देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। कह तो हम्म। दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा पंजाब का। यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने कुछ वादे किए। अब 2 साल और रह गए हैं नए चुनाव को, अभी तक वो कुछ वादे जो इस किस्म के उन्होंने किए थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, और उसकी हम्म। मूल्य वजह यह है कि सरकार का जो राजकोष है या जो खजाना है वो बिल्कुल ही खाली है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में बिहार के लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, वो आप नौकरियां लाएंगे कहाँ से, और वो भी सरकारी तंत्र में। हम्म। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां आ सकती हैं पर उसका आपके सामने कोई रूपरेखा नहीं। हम्म। तो ये जो सारी कवायद है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर कि हम अगर आ गए तो सरकारी नौकरियां हम बहाल कर देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका ये 15-20% भी कर जाए तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रविंद्र जी, आपसे एक अंतिम सवाल लेंगे। तो वो तो बड़ा ही कोडेड सब कुछ उनकी नजर में होता है। जिस तरह से उन्होंने आज के भाषण में ईबीसी, खास करके केवट मल्लाह, इन सबको जो मुकेश सहनी की जो अनाउंसमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं टैप करने की कोशिश की कि उन्होंने देखा कि अच्छा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम इन्होंने अनाउंस कर दिया है तो तुरंत वो पूरे राम और रामायण की पूरी जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, सबको अपने भाषण में ले आए। उन्होंने तो छठ का जो सूप होता है वो भी बांट दिए महिलाओं को। तो प्रधानमंत्री हर कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी सब बात सही है। लेकिन शंकर जी देखिए, मेरा तो बिहार के इलेक्शंस के बारे में ये मानना है कि भाई हम्म। प्रधानमंत्री का जलवा वहां चलता है नहीं। हम्म। विधानसभा चुनाव में वो अपनी हम्म। तरफ से जितने भी कोशिश करें, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करें, लेकिन वो ध्रुवीकरण हो नहीं पाता है। वहां हम्म। पर वोट आज भी कास्ट लाइन पर ही पड़ रहे हैं। और बिल्कुल, उसी की वजह नीतीश और से लालू ही प्लेयर है वहाँ। जी बिल्कुल, तभी लालू यादव वहां पर जिंदा है।
नहीं तो अभी तक तो उनके 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है कि और रीजनल पार्टी के लिए सरवाइव कर पाना। बाकी आप अगर दूसरे राज्यों में देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि भी बहुत सारी पार्टियां खत्म हो गई इस दौर में, लेकिन वो आज तक भी जिंदा है, क्योंकि वहां पर बिहार में अभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो उस लेवल पर पहुंचा नहीं है। हमने तो कई बार ही देखा है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर जाके किस तरह के भाषण करते थे। इसी बिहार के चुनाव में ही तो वो भाषण हुआ था कि यहां आप वोट डालेंगे और पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन उनका असर हुआ नहीं। हम्म। तो इसीलिए बीजेपी के लिए दिक्कत आ रही है। एक बात, दूसरी बात, कास्ट लाइंस भी जो है वो भी बीजेपी को सूट नहीं करती हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो मेनली जो मानी जाती है भाई स्वर्ण जातियों की पार्टी। अब स्वर्ण जातियों की पार्टियां, मुझे लगता है बिहार एक ऐसा बिरला राज्य है, कुछ और भी हैं, लेकिन ऐसा बिरला राज्य है जिसकी राजनीति पूरी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के हाथ में है। वहां जब तक वो आपके नेता नहीं होंगे तब तक आपकी पार्टी ग्रो नहीं कर पाएगी, और वो जरूरी है आपके लिए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लीडर, और वो सारे लीडर आप देखेंगे लाइन से तो सब बड़े लीडर वही हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे सम्राट चौधरी से लेके और आप राजेश राम, और उसके अलावा जो जेडीयू लालू यादव, तमाम जो लोग हैं वो वही हैं। और स्वर्ण जाति की जो पार्टियां हैं उनको अपने आप को पीछे रखना पड़ता है, और ओबीसी समुदाय के नेताओं को, एससी समुदाय के नेताओं को आगे रखना पड़ता है, उनको अपना बड़ा नेता बनाना पड़ता है। और इसी वजह से मुझे लगता है बीजेपी वहां पर अभी तक सस्टेन नहीं कर पाई है। नहीं तो बीजेपी पूरे उत्तर भारत में कामयाब हो गई, एक पंजाब को छोड़ दीजिए और एक यहां छोड़ दीजिए। इसके अलावा बीजेपी ने जहां जहां गई है वहां किसी न किसी तरीके से ध्रुवीकरण कर लिया, चाहे हरियाणा जैसे स्टेट में जाति के आधार पर कर लिया, यूपी है, बाकी स्टेट्स में सांप्रदायिक हिसाब से कर लिया। पर ये जो है ना एक, और दूसरा इनका जो यहां पर जो घटक दल है जेडीयू, जेडीयू में भी डिकोड कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार का रास्ता क्या निकाला जाए। नीतीश कुमार जब जब लगता है कि वीक पड़ रहे हैं तब तक वो आपस में एक बड़े नेता के तौर पर उभर के आ जाते हैं। और अब जो स्थिति बन गई है उसमें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मजबूरी हो गए। अब नीतीश कुमार को कैसे मैनेज करें, उनको सामने लेके आए तो दिक्कत है, सामने नहीं लेके आएंगे तो और ज्यादा दिक्कत है। तो इसी पशोपेश में एनडीए का जो पूरा इलेक्शन है मुझे लगता है कि इस वक्त फंसा हुआ है। इस भंवर से कैसे निकला जाएगा, पूरा एनडीए की जीत और हार का फैसला उसी पे मेरे हिसाब से तो होने वाला है। जी शंकर जी। तो निश्चित रूप से जो रविंद्र जी बातें कह रहे थे, उसी बात को रेटिफाई थोड़े दिन पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया। रूढ़ी ने कहा कि बिहार में अगले 15-20 सालों तक या 25 सालों तक कोई अपर कास्ट का सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो शायद बाकी नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उससे इस मामलों में अलग है कि यहाँ पे हिंदुत्व का घोड़ा जो है वो उस तरह से सरपट नहीं दौड़ पाया है। और साथ ही जो बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी और एबीसी की पॉलिटिक्स है, वो नीतीश कुमार की अपहारिता या नीतीश कुमार का जो इंपॉर्टेंस है वो बनाए रखता है। और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की अपनी बैकवर्ड पॉलिटिक्स के कारण इंपॉर्टेंस तो है ही, और शायद ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बुद्धि है कि इतने बड़े राज्य में इतने सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब तक उनका सीएम नहीं बन पाया है। अभी सवाल है कि क्या इस चुनाव के बाद उनका सीएम बनेगा, नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी भी डिपेंडेंट है। ये सारे सवाल हमारे जेहन में हैं, तो इन सारे सवालों को आने वाले दिनों में भी मथेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।